कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीचों बीच एक घर से, जहाँ पर एक औरत है और वो औरत एक लड़की को एक लोरी सुना रही है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। वो औरत तो बहुत खुश है, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत खराब है। उसके सर से, उसके चेहरे से खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे मारा है। वो बहुत रो रही है। वो कह रही है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो औरत उस लड़की को समझा रही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगी। वो लड़की बहुत रो रही है, लेकिन वो औरत उस लड़की से कहती है कि अब खाने का वक्त है, चलो मेरा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस बेचारी लड़की को मजबूरी में खाना खाने जाना पड़ता है, जहाँ पर वो औरत बैठी है और उस लड़की का दोस्त भी। उस लड़के की भी हालत बहुत खराब है, उसके सर से भी खून निकल रहा है। लड़की बहुत डरी हुई है और तभी वहाँ पर एक शैतान आता है। उस शैतान को देख के वो लड़की बहुत डर जाती है। वो चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन वो औरत हंस रही है और वो उससे कह रही है कि मिलो मेरे बेटे से, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन वो लड़की रो रही है और उसके बाद वो शैतान उस लड़के को मार देता है और उस लड़की के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस लड़की को कहता है कि इसे खाओ। लड़की वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। वो जंगल के बीचों बीच भाग रही इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो शैतान जिसका घर ये जंगल ही था, वो उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसके बाद उसे अपने घर में ले जाता है। वो औरत उस लड़की को समझाती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो, ये तुम्हारा ही घर है, हम सब तुम्हारे फैमिली मेंबर है, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, हम तीनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। वो लड़की मना कर रही है। वो कह रही है प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे बस यहाँ से जाने दो। लेकिन अब उस औरत को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने बेटे यानी कि उस शैतान को बुलाती है और कहती है मार दो इसे। और उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और वो शैतान उस लड़की को तरपा तरपा के मार देता है। कौन थी ये औरत, कौन था ये शैतान, इस बात को जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। कहानी का अगला सीन हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर काला की तरफ लेके जाता है। काला जो कि अपने दोस्तों के साथ एक रेडियो शो में काम करती थी। उसका रेडियो शो काफी हिट था। वो अपने शो में मिस्ट्री, मर्डर्स, साइको किलर, इन सब की कहानियां सुनाती थी। पहले तो उसका शो बहुत हिट था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और अब पब्लिक को काला का शो पसंद नहीं आ रहा। रेडियो शो का मालिक काला को बुलाता है और वो काला से कहता है कि देखो तुम्हारा शो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा था, टीआरपी बहुत अच्छी जा रही थी, तुम्हारे शो में एडवर्टाइजर लोग अपना पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब किसी को तुम्हारा शो पसंद नहीं आ रहा। सबको यही कह रहे हैं कि काला घिसी पिटी स्टोरी को सुना रही है और किसी को तुम्हारे शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए सारे इन्वेस्टर मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शो को बंद कर दूं और तुम्हारे शो के जगह पे कोई एक नया शो शुरू करूं। काला अपने बॉस पीट की बात सुन के बहुत हैरान है। उसने इस शो में बहुत मेहनत की थी। काला पीट से कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। पीट कहता है ठीक है, तुम मेरी पुरानी दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते में तुम कोई ऐसा केस लेके आओ जिस केस को सुनने के बाद पब्लिक को दोबारा तुम्हारे शो में इंटरेस्ट आ जाए और इन्वेस्टर तुम्हारे शो में पैसा लगाने के लिए मान जाए। अब काला के पास बस एक हफ्ते थे। अब काला को इसी एक हफ्ते में एक नए केस को तलाशना था। वो अपनी टीम के पास जाती है। उसके टीम में रे, मोना, मैट, लिज और शार्ली ये सब काम करते थे। ये सब मिलके काला का शो चलाते थे। अगर काला की नौकरी गई तो इन सब की भी नौकरी चली जाएगी। अब इन सब को सोचना था कि वो किस केस में काम करे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके पास बस एक हफ्ता था, लेकिन काला को पता नहीं था कि केस उसके पास खुद चल के आ रहा है। रात में काला सोच ही रही थी कि वो किस केस पे काम करे कि तभी काला की नजर टीवी पे पड़ती है कि आज फिर इस रहस्यमय जंगल से टेडी और जोना नाम के लड़के लड़की गायब हो चुके हैं। पिछले 10 साल में इस जंगल से 20 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं और किसी को नहीं पता कि वो लोग गए कहाँ। ना किसी को उनकी लाश मिली, ना उनका पता। पुलिस भी उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही है। काला भी ये न्यूज देख रही थी और अब काला को उसका नया केस मिल चुका था। वो फैसला करती है कि वो इस जंगल में अपनी टीम के साथ जाएगी और पता करेगी कि इस जंगल में आखिर होता क्या है जो लोग बारी बारी करके गायब होते जाते हैं। अगर काला ने उनकी बॉडी या किसी जिंदा लोगों को ढूंढ लिया तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी न्यूज 10 साल में आज तक किसी ने कवर नहीं की होगी। काला को अपनी न्यूज मिल चुकी थी। वो अपना आइडिया लेके पीट के पास जाती है। काला पीट को सब कुछ बताती है और पीट को भी काला का ये आइडिया पसंद आ रहा है। पीट काला से कहता है कि अगर तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया और उसके बाद तुमने अपने शो में इस केस के बारे में बात की तो उसके बाद सारे इन्वेस्टर, सारे व्यूअर्स तुम्हारे शो को दोबारा पसंद करने लगेंगे और तुम दोबारा नंबर 1 पे फिर से चली जाओगी। अब काला बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो अपनी टीम के साथ इस जंगल में जाने के लिए तैयार है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर। काला को पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है। ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है। इस जंगल में मौत और उसका बेटा दोनों रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ ये बात आपको आगे पता चलेगी। सारी की सारी टीम अब उस जंगल में पहुंच जाती है। काला के पास एक
आइडिया है। काला ये कहती है कि टेडी और जोना हाइकिंग करते वक्त जिस रास्ते से जा रहे थे हम लोग उसी रास्ते को फॉलो करेंगे और शायद हमें टेडी या जोना की डेड बॉडी मिल जाए या शायद वो दोनों मिल जाए। तो सोचो हम लोग कितने पॉपुलर हो जाएंगे। पूरी की पूरी टीम काला की बात मान जाती है। अब वो लोग जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे। 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 3 घंटा होता है। 3 घंटे से वो लोग लगातार चलते जा रहे, लेकिन दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जंगल में आखिर ऐसा है क्या। लेकिन तभी शैली को एक घर दिखता है और शैली अपने टीम वाले को बोलती है, काला को बोलती है कि देखो वो घर है। काला को कुछ अजीब लग रहा है कि इस वीरान जंगल में बीचों बीच ये घर कर क्या रहा है। काला की सिक्स सेंस काला को ये कह रही है कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है जो कि बहुत अजीब है और शायद ये घर मिसिंग हुए हुए लोगों से जुड़ा हुआ है। काला को किसी भी कीमत पे अपनी नौकरी बचानी थी। वो इस घर की तरफ बढ़ती है। उसके टीम मेंबर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काला अब घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई शैतान, कोई भी नहीं। ये घर काफी अच्छा दिख रहा है। काला ऊपर की तरफ बढ़ती है। सारे टीम वाले नीचे की तरफ है। काला माइक में रिकॉर्डिंग कर रही है कि जंगल के बीचों बीच हमें एक घर मिला है और इस घर में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर वही औरत आती है, वही शैतानी औरत। और वो औरत काला को देखती है और कहती है तुम गलत कह रही हो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं यहाँ पर अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मेरा नाम है मैरी। उस औरत को देख के काला डर जाती है। वो दिखने में ही, बात करने में ही बहुत अजीब लग रही थी। सारे टीम वाले भी डर रहे। मैरी सबको बोलती है कि तुम लोग थक गए होगे, आओ बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, चाय पिलाती हूँ। काला को तो इस घर में रुकना ही था। उसे मैरी का इंटरव्यू लेना था क्योंकि काला को शक था कि शायद इन सब के पीछे मैरी का हाथ है। वो सब भी बहुत थक चुके हैं तो काला और उसकी टीम मैरी के घर में रुकने के लिए मान जाते हैं। काला मैरी से बात कर रही है कि आपके घर में और कौन कौन है और आप इस वीरान से जंगल में क्यों रहती हैं। मैरी कह रही है कि इस जंगल में मैं और मेरा बेटा रहता है, लेकिन मेरा बेटा कहीं बाहर नहीं जाता, वो सिर्फ मेरे साथ ही रहता है। मैंने उसे किसी बच्चे से मिलने भी नहीं दिया। उसका बस एक ही काम है, मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना। काला और उसके टीम मेंबर को मैरी की बात सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसा फैमिली कौन हो सकता है जो जंगल से कहीं बाहर ही ना निकले। अब काला का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है कि कहीं मैरी और उसका बेटा लोगों को गायब तो नहीं कर रहा। लेकिन काला को सबूत की जरूरत थी। उसे इस घर में रहना था। उसे मैरी की कहानी जाननी थी, मैरी के बेटे की कहानी जाननी थी। वो लोग मैरी से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। मैरी कहती है कि वो रूम में आराम कर रहा है, वो सो रहा है, तुम लोग हल्ला मत करो नहीं तो वो जाग जाएगा, और अगर वो जागता है तो वो बहुत शैतानी करता है। काला को अब मैरी के ऊपर पूरा शक हो चुका है। अब काला को इस घर में और रुकना था, लेकिन काला के टीम मेंबर रे को ऐसा लगता है कि उन्हें इस घर से जाना चाहिए। उसे भी मैरी के ऊपर शक हो रहा है और उसे डर भी लग रहा है कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। वो सबको कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, लेकिन काला उसके बात को टाल देती है और मैरी से पूछती है कि क्या हम लोग रात तक के लिए यहाँ रुक सकते हैं। मैरी भी मान जाती है। मैरी बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर 2 कमरे हैं, तुम लोग 2 कमरों का इस्तेमाल करके रुक सकते हो। मैरी मान जाती है और काला की वजह से उसके टीम मेंबर को भी मानना पड़ता है। काला अपनी टीम मेंबर को लेके ऊपर कमरे की तरफ जाती है। रे काला से बहुत नाराज है। वो काला से कह रहा है कि तुमने देखा वो औरत कैसे बात कर रही थी, वो अपने बेटे के बारे में क्या बोल रही थी। मुझे शक है कि ये दोनों जरूर कोई साइको किलर है जो कि किसी को भी कभी भी मार सकते हैं, और तुम आज रात उनके घर में रुकना चाहती हो, तुम पागल हो गई हो क्या। काला रे को समझाती है कि सोचो हम साइको किलर के घर में, हम साइको किलर का इंटरव्यू ले सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है। सोचो अगर हमने ये सब कर दिया तो एक शो तो छोड़ो, हम लोग इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि बड़े बड़े न्यूज वाले हमारे पास आएंगे, हमें रिपोर्टिंग करने के लिए कहेंगे, तब हमें पीट के रेडियो शो में काम नहीं करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े न्यूज चैनल से ऑफर आएंगे। सोचो हम सबकी जिंदगी बन जाएगी। मुझे बस आज रात का वक्त चाहिए, मैं मैरी का इंटरव्यू लूंगी, उसके बेटे के बारे में पता करूंगी, थोड़े बहुत सबूत को इकट्ठा करूंगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस आज रात की बात है। रे को मानना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो लोग ये भी नहीं देख पा रहे थे कि मैरी उन सब की सारी बातें सुन रही है। रात होती है, बाकी सब तो सो जाते हैं, लेकिन काला मैरी के घर में सबूत को इकट्ठा कर रही है। वो ये देखती है कि मैरी की सारी फोटोज तो सही है, लेकिन मैरी ने अपने बेटे की सारी फोटोज को बर्बाद कर दिया है, कहीं भी उसका बेटा नजर नहीं आ रहा। काला को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ मैरी आती है और मैरी कहती है तुम अभी तक सोई नहीं हो, तुम जाग रही हो। काला कहती है हाँ मुझे नींद नहीं आ रही। तब मैरी कहती है कि चलो हम दोनों बात करते हैं। काला को तो इसी मौके की तलाश थी, उसे तो मैरी से बात ही करनी थी। काला मैरी से बात करना शुरू करती है। वो उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मैरी कहती है कि जब मैं जवान थी तो मैं तुम्हारी तरह थी, कभी भी कहीं भी निकल जाती थी, मैं बहुत नशे करती थी। एक दिन मैं नशा कर रही थी और मुझे कुछ होश ही नहीं था। तभी एक आदमी आया मेरे पास और उसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस दिन मेरा सब
सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उस हादसे के 9 महीने के बाद मेरा एक बेटा हुआ। लेकिन वो बेटा किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं दिखता था, वो अबनॉर्मल दिखता था और इसलिए सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए इस जंगल में आ गई और आज मैं इस जंगल में अपने बेटे के साथ रहती हूँ। हमारी बस छोटी सी दुनिया है, मैं और मेरा बेटा। ये क्या कि मैरी बहुत उदास है। मैरी कहती है अब मैं जा रही हूँ। मैरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन काला को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने गलत औरत के ऊपर शक किया, लेकिन बेचारी काला को पता नहीं था कि उसका शक बिल्कुल सही है। रात हो जाती है, सब कुछ सो रहे, लेकिन अचानक मोना को किसी जानवर की आवाज आती है, गुर्राने की। मोना को बहुत डर लग रहा है और उसके बाद मोना गलती से उसी शैतान के कमरे में चली जाती है और वो शैतान मोना को मार देता है और उसके बाद वो उस घर से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह मैरी जब अपने शैतान बेटा के कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि मोना की लाश है वहाँ और उसका बेटा वहाँ से गायब है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है। कार्ला भी ये सब देख चुकी है। कार्ला मैरी से पूछती है क्या हुआ, तो मैरी उससे बताती है मेरा बेटा घर से बाहर निकल चुका है, वो बाहर में लोगों को देख के डर जाएगा, मुझे उसे खोजना ही पड़ेगा। कार्ला मैरी से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रे को ये सब देख के बहुत डर लग रहा है। रे कार्ला को समझाता है कि अब तो सुबह हो चुकी है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कार्ला रे से कहती है कि एक बार मैं उसके बेटे से मिल लूं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर कार्ला मैरी के साथ चली जाती है। रे, शैली, मैट और लिस वहाँ पर अकेले हैं। शैली रे को कहती है कि जिसे जो करना है करने दो, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। रे भी शैली की बात मान जाती है, लेकिन मैट और लिस को अभी भी इस घर में रुकना है। रे और शैली तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैट और लिस अब इस घर में अकेले। और अब यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक सफर शुरू, क्योंकि वो शैतान अब उस घर में वापस आ गया है और वो सबसे पहले मैट को मारता है, वो भी तड़पा तड़पा के। लिस मैट की आवाज सुन लेती है, वो ऊपर कमरे में आती है, तो उसके बाद वो शैतान लिस को भी मार देता है। लिस और मैट के मरने के बाद अब बारी रे और शैली की है। रे और शैली अपने कार तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी कार शुरू नहीं हो रही और फिर उनका सामना होता है उसी शैतान से। वो शैतान रे और शैली दोनों को बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उन्हें लेके वहां से चला जाता है। सब कोई मर चुके हैं, अब सिर्फ बची कार्ला है। कार्ला मैरी के साथ उसके बेटे को ढूंढ रही है, लेकिन मैरी अब अजीब अजीब सा बिहेव कर रही है। अब कार्ला को भी डर लग रहा है, उसे घर वापस लौटना है अपने टीम मेंबर के पास और अपने टीम को लेके यहाँ से बाहर निकलना है। वो घर लौटती है, लेकिन अब मैरी हंस रही है। मैरी कह रही है कि मेरा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे बेटे ने जब से तुम्हें देखा है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। अब कार्ला बहुत डर रही है, वो ऊपर की तरफ जाती है तो उसे मैट और लिस की लाशें दिखती है। कार्ला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान कार्ला को भी बेहोश कर देता है। कार्ला की जब आंख खुलती है तो कार्ला ये दिखती है कि उसके सामने लिस और रे है। उन दोनों की भी हालत बहुत खराब है। मैरी सबके साथ आती है और मैरी कहती है कि अब कार्ला और लिस मेरी फैमिली के मेंबर बनेंगे, तुम दोनों मेरे बेटे से शादी करोगी। कार्ला और लिस बहुत रो रहे। उसके बाद वो शैतान वहां पर आता है और वो उनके सामने रे को मार देता है। ये देख के शैली को बहुत रोना आ रहा है। शैली रोती है, लेकिन किसी के भी रोने का असर मैरी पे पड़ ही नहीं रहा। अब शैली को किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना था। वो अपने हाथों की रस्सी काटती है और वहां से भाग जाती है। वो शैतान शैली के पीछे भागता है और कार्ला मैरी से बात कर रही है। वो उसे कह रही है तुमने ये क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम इसका बदला सबसे नहीं ले सकती। लेकिन मैरी कार्ला की कोई बात सुनी नहीं रही और वहां बाहर वो शैतान शैली को पकड़ के शैली को मार देता है। एक तरफ कार्ला के सारे दोस्त मर चुके हैं और दूसरी तरफ अंदर कार्ला मैरी से कह रही है कि तुम्हें पता है शैतान तुम्हारा बेटा नहीं, शैतान तुम हो। तुमने अपने बेटे को एक जानवर बना दिया है और ये सब जो उसकी हालत है सब तुम्हारे वजह से है। तुम एक जानवर हो, तुम एक शैतान हो। ये सुन के मैरी को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब उसका बेटा भी वहां पर आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहां पर पहुंच पाता। मौके का फायदा उठा के कार्ला मैरी को मार देती है और वो वहां से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर अपनी माँ को मरते हुए देख चुका है और अब वो कार्ला के पीछे। कार्ला जंगल में दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है किसी उम्मीद के साथ। उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और वो जानवर उसके पीछे लगा हुआ है। तभी कार्ला को एक कार दिखती है और वो उस कार को रोकती है, उस कार के अंदर बैठती है और कार वालों को बोलती है कार प्लीज चलाओ। वो कार वाला भी उस जानवर को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो जानवर उन तक पहुंच पाता कार्ला वहां से भाग के निकल जाती है। कार्ला तो बच चुकी है, लेकिन उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, लेकिन अब भी वो जानवर जिंदा है। तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे या नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।